नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। जर्नलिस्ट कट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सजाद अनवर साहब और सर बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कुछ बयानात हैं जो कि तेज़ी से हमें इस चीज़ के ऊपर यकीन दिलाते जा रहे हैं कि जंग ख़ात्मे के करीब है। ईरान अमेरिका जंग जो कि पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गया, अब तो ज़ाहिर आज 1 अप्रैल है। मामलात जो हैं वो बहुत बिगड़ते हुए भी हमें नज़र आए और अब कुछ मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के 2 बयानात 3 बयानात, पहले तो उन्होंने बरतानिया को कहा कि जिसने जाके खुलवानी है मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, जाके खुलवा लो, तेल निकाल लो वहाँ से अगर किसी ने निकालना है तो। मैंने काम कर दिया जो मैंने करना था, मैं खच मार दी है, अब तुम खुद ही समेटो। दूसरा बयान उन्होंने ये दिया कि अब वो नेटो से जो है वो हम बाहर निकलना चाहते हैं, वो तो मैं पहले ही चाहता था, ये तो कागज़ी शेर है वगैरह वगैरह। साथ उन्होंने ये कहा है कि जंग से हम यहाँ से निकलने जा रहे हैं, बहुत जल्द हम निकल रहे हैं, हमें यहाँ पर नहीं रहना है। सर आप इन तीनों चीज़ों को किस तरह से एनालाइज करेंगे? अच्छा, मैं एक समझता हूँ कि ये जंग कोई पूरी तरह से बंद नहीं होगी, सिर्फ इसमें से अमेरिका निकलेगा। ठीक। जो इज़राइल और ईरान की जंग है वो कुछ अरसा अभी चलेगी आने वाले दिनों में। सर इसराइल ऑन इट्स ओन कर सकता है ये काम? करेगा, क्योंकि इज़राइल जो है वो ऑन बोर्ड ही नहीं है इस मामले में। ये जो अमेरिका के ख़ास तौर पे जो ट्रंप के ऊपर प्रेशर है ना, 3 प्रेशर्स है। एक डोमेस्टिक प्रेशर है बहुत ज़्यादा, जो वहाँ पे जिस तरह से आगे उसका आ रहा है, एक मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है, मुजाहरे हो रहे हैं लोगों के। ईरान ने कास्ट बढ़ा दी है इस सारी जंग के नतीजे में। और फिर जो तीसरी बड़ी रीज़न है वो ये है कि वो जंग जिन बाजुओं के साथ लड़ना चाह रहा था, जिनके साथ मिल के आबनाए हरमज़ खोलना चाह रहा था नेटो के मुल्कों के साथ या दूसरे पार्टनर्स के साथ, वो उसको वो वाली सपोर्ट नहीं मिल रही। और दूसरी बात यह है कि जो सबसे बड़ी बात है ना इस सारी जंग में, जो कास्ट बढ़ी है और जो अमेरिका की दादागिरी थी गल्फ़ के मुल्कों पर, जिस तरह से ईरान ने उन सारी जगहों पे मिसाइल मारे, सऊदी अरब से लेकर कतर तक, बहरीन से लेकर कुवैत तक, हर जगह पे उन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ की। उसके नतीजे में उसका जो एक लार्जर देन लाइफ एक स्ट्रक्चर बना हुआ था गल्फ़ में, वो टूट रहा था तेज़ी से। तो अब ये तीनों प्रेशर हैं कि जो जिसके नतीजे में वो वहाँ से निकल रहा है। और दूसरा, इनका एक अमरीकियों का एक स्टाइल ये भी होता है कि वो अपने लोगों को, अपनी ऑडियंस को ये बताने के लिए कि हम जीत चुके हैं, हम बड़ी पावर है, वो ये करते हैं कि कुछ ऐसी डायरेक्ट आके बड़ी कार्रवाई करते हैं, जैसे रात इन्होंने अस्फहान की पहाड़ियों पे की। कुछ ऐसी कार्रवाई करते हैं जिसके बाद वो खुद ही ऐलान कर देते हैं कि हमने तो अब न्यूक्लियर जो इनका स्ट्रक्चर है वो सारा ख़त्म कर दिया। जो कुछ जैसे ट्रंप ने 2-3 दिन पहले कहा था कि उनकी सारी लीडरशिप भी चली गई है और अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है ईरान के पास, तो अब लड़ाई क्या करनी। वो अपने उन सारे जो उसकी एक तरह से जो ऑडियंस है उसको ये बता रहा है कि जो मैक्सिमम डैमेज करना था ईरान का वो हम कर चुके हैं, अब इस जंग में कुछ नहीं बचा। लेकिन ये जंग ईरान ख़त्म करेगा तो होगी ना। ईरान, लबनान, हौसी बागी जो अभी पिछले हफ्ते एक्टिव हुए हैं, वो उनकी कार्रवाई इजराइल पे जारी रहेगी आने वाले वक्त में। और अगर उनकी कार्रवाई जारी रहती है और इजराइल भी रिटेलिएट करता रहेगा, जैसे उसने लबनान में रिसेंटली ये जो हमले किए हैं, ईरान में हमले किए हैं, वो हमले जारी रहेंगे। इस जंग को रोकने के लिए कौन आगे बढ़ेगा, कैसे ये जंग रुकेगी ईरान, क्योंकि बुनियादी सवाल ये भी है बहुत ज़्यादा कि ईरान कैसे मुतमईन होगा जंग बंदी के लिए। अमेरिका तो अपने तौर पे चला जाएगा। लेकिन सर देखें ना, अब मामला ये है कि पहली बात तो ये है कि इसराइल की हिस्ट्री अगर हम उठाकर देखें तो वो ये कहती है कि उनका अमेरिका के ऊपर जो असर व रसूख है उसमें एक बहुत बड़ा जो रोल है वो उनकी अपनी डिप्लोमेसी का भी है। हम एपैक वगैरह की बातें जो करते हैं, वो जो डिप्लोमेसी है वो किस तरह से वर्क करती है कि वो अपने नैरेटिव को अमेरिकन नैरेटिव के साथ अलाइन रखते हैं मुसलसल। अब मिसाल के तौर पर कल नेतन्याहू साहब से ये सवाल हुआ और एक जगह पर उन्होंने जब वो मीडिया को ब्रीफ करते हुए, वो कौम से खिताब ही था सॉर्ट ऑफ, तो उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि ईरान स्टिल हैज़ द एबिलिटी टू लॉन्च मिसाइल्स टुवर्ड्स अस बट दीज थ्रेट्स आर नॉट एग्जिस्टेंशियल।
ईरान अभी भी हमारे पर मिसाइल फेंक सकता है, आवाम के लिए बता रहा हूँ, लेकिन अब ये थ्रेट्स जो हैं वो एग्जिस्टेंशियल नहीं है. वी हैव डिस्टेबलाइज द फाउंडेशंस ऑफ द इरानियन रेजीम एंड इट विल कोलैप्स सूनर और लेटर. अब नहीं तो कल नहीं तो परसों ये रेजीम जो है ये गिर जाएगी, क्योंकि हमने इसको बहुत बुरी तरह से डिस्टेबलाइज कर दिया है. वी हैव एस्टैब्लिश्ड बफर जोन्स इन गजा, सीरिया एंड लेबनान टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशंस एंड द लॉन्च ऑफ एंटी आर्मर मिसाइल्स. ये चीज़ें हमने कर दी हैं कि वहाँ पर हमने बफर जोन्स एस्टेब्लिश कर दिए 3 जगहों पर. उन्होंने लबनान का जिक्र किया, गजा का जिक्र किया है और शाम का जिक्र किया है. वी हैव ट्रांसफॉर्म द मिडल ईस्ट, क्रिएटेड न्यू अलायंसेज एंड टर्न्ड इजराइल इनटू अ रीजनल एंड ग्लोबल सुपर पावर. ये जो अल्फाज हैं ये बुनियादी तौर पर आपको अगर याद हो तो अब से एक हफ्ता पहले अगर आप ट्रंप की स्टेटमेंट्स देखें तो वो भी एग्जैक्टली थी, और उससे आगे डी-एस्केलेशन शुरू हो गई. दिस सिग्नल्स डी-एस्केलेशन. नहीं, वो तो दुरुस्त है, लेकिन अगर फॉर दैट मैटर आप डी एस्केलेट करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि आपके हदफ पूरे हो गए, आपने वो अचीव कर लिया जो आप चाह रहे थे, जिस तरह से ईरान को जितना डैमेज करना चाह रहे थे. हालांकि जो 4-5 बड़े टारगेट्स थे उनके, कि एक तो रिजीम चेंज का, रिजीम चेंज उनका ख्याल था कि जब खामेनाई साहब एलिमिनेट होंगे तो उसके साथ ही एक रेवोल्यूशन आ जाएगा ईरान में. वो नहीं आया, पहली बात. दूसरा जो सबसे बड़ा उनका टारगेट था वो ये था कि जनाब आप ये जो ईरान के अपने ऑयल के वसाइल हैं सारे के सारे, उनके ऊपर काबज़ हो जाएंगे. आप खुद बेचेंगे ऑयल ईरान का, जैसे आप सऊदी अरब का बेचते हैं, बाकी दूसरे मुल्कों का बेचते हैं. वो नहीं हुआ, बल्कि उल्टा ये हो गया कि आपने हरमज़ में ईरान ने युआन को रेलेवेंट कर दिया. उन्होंने कहा लेकिन ये तो शिकस्त है ना, मतलब तो मैं ये कह रहा था इवन इफ अमेरिका लीव्स, इजराइल कैन नॉट अचीव दीज टारगेट्स. तो मेरा कहने का मतलब कि जब वो कहते हैं कि हमने टारगेट अचीव कर लिए, तो इसका मतलब वो अपनी ऑडियंस को ये बता रहे हैं कि हम अगर इस जंग में से निकल रहे हैं या ये जंग सुस्त हो रही है या पीछे आ रहे हैं, तो उसको वो जस्टिफाई करना चाह रहे हैं जी. लेकिन हकीकत तो यही है ना कि अभी तक मैं फिर ये कहता हूँ कि जब तक ईरान की फायर पावर है और जब तक वो समझते हैं कि इस जंग को हमने अपनी टर्म्स में बंद करना है, तब तक अमेरिका तो जा सकता है क्योंकि अमेरिका बाहर से आया है, लेकिन इजराइल तो वहाँ मौजूद है. अगर इजराइल के ऊपर रात को आप जाके मिसाइल मारेंगे तो वो भी जवाबी मिसाइल मारेगा. तो फिर वो जो फायर जो सीज फायर है ना, सीज फायर जब होता है, देखें सीज फायर की बात ये है ना कि ईरान की दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी किस मुल्क के ऊपर है. 80% उनका तेल जो है वो एक ही मुल्क को जा रहा है. उनकी जो मिसाइल के हवाले से, रॉकेट्स के हवाले से, उनके असलहे के हवाले से बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर, चाइनीज़ के ऊपर है. जो कोऑर्डिनेट्स उनको दिए जा रहे हैं वो रशिया की तरफ से दिए जा रहे हैं. ईरान और इसराइल 2 पैराया स्टेट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मिडिल ईस्ट के दोनों जो क्या कहते हैं दहाने हैं उनके ऊपर. बट एट द सेम टाइम ये भी तो फैक्ट है ना कि इनके एलाइज जो हैं वो कोई पैराया स्टेट्स नहीं है, वो बड़े ताकतवर और बड़े लेवल हेडेड प्लेयर्स हैं. नहीं, अगर तो वो रोक सकते हैं. अगर चीन बीच में आता है, जैसे पाकिस्तान ने जो डिप्लोमेसी कर रहा है, जैसे इसहाक डार साहब रात चाइना में थे, उससे पहले जो पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी की, सदर साहब उनके सफारत खाने में गए. अगर चीन, देखें चीन एक तो ये है कि वो ईरान के साथ खड़ा है, लेकिन अगर वो ईरान के साथ और अमेरिका के दरमियान बीच में आके इस सीज फायर को करवाता है ना, तो ये एक बड़ा रोल होगा आने वाले वक्त में, जो अभी तक बज़ाहिर मैप पे नजर नहीं आ रहा. सर वो 5 पॉइंट फ्रेमवर्क जो उन्होंने दिया है वो तो मैप पे आ गया ना. अब जो चाइना ने जो चाइना और पाकिस्तान ने कल 5 पॉइंट फ्रेमवर्क दिया है, वो फ्रेमवर्क अगर आप उठाकर देखें, उसने एक एक चीज देखें, दोनों में से किसी को विक्ट्री नहीं दी उन्होंने, लेकिन दोनों में से किसी को डिफीट भी नहीं, और ईरान का उन्होंने थोड़ा सा मतलब बाबा ऊपर ही रखा है. हाँ, लेकिन वही बात है ना कि वो पाकिस्तान के जरिए अगर इस तरह की डिप्लोमेसी अगर सक्सीड हो जाती है और अगर इजराइल उसको मान लेता है, मैं फिर कहूँगा सर अमेरिका को मनाना है, इजराइल कौन है, कुछ भी नहीं है, वो बिस्किट से छोटा मुल्क है. वो सारे अरब इजराइल ने तो अब एक इतनी बड़ी थ्योरी है कि इजराइल ने ही तो अमेरिका को ड्रैग किया इस लड़ाई में. ताइवान में किसने किया हुआ ड्रैग अमेरिका को? अमेरिका खुद बहुत बड़ी मनूसत है सर. चले देख लेते हैं. मेरा तो ख्याल है कि ये जंग अभी अच्छा, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की कल एक स्टेटमेंट जो है वो बहुत देखी गई, बहुत हौसला अफजा स्टेटमेंट थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम ईरान जो है वो जंग बंद करना चाहता है, लेकिन हमें गारंटीज़ चाहिए. रात को जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं अराक्ची साहब, उनकी भी स्टेटमेंट आई
जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि अमेरिका से बातचीत हो रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई नेगोशिएशंस हो रही हैं। उनके कुछ पैगामात आए हैं और हमने कुछ पैगामात दिए। तो ये नेगोशिएशंस ही होती हैं वैसे तो, लेकिन ये पहली उनकी तरफ से एडमिशन है कि बातचीत हो रही है, जो कि अंडरस्टैंडेबल है, उन्होंने अपना एक मेंटेन भी करना है। इसको आप हौसला अफजा तरीके से देखते हैं कि नहीं? देखें, एक तो ये बात दुरुस्त है कि पहली दफ़ा ईरान, जब ट्रंप कह रहा था कि हम बराह रास्त बात कर रहे हैं ईरान से, तो ईरान कह रहा था कि वो अपने आप से बात कर रहा है, हमारे साथ तो बात नहीं कर रहा। बिल्कुल। लेकिन अब जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ये कह दिया कि वो उनकी तरफ से पेपर्स आते थे, हमारी तरफ से भी पेपर्स जाते थे, तो इसका मतलब है कि वो बातचीत तो हो रही थी, ट्रंप ठीक कह रहा था। दूसरी बात ये है कि ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं ईरान के, मिशकियान साहब, इनके बारे में एक तासुर है ईरानी पावर स्ट्रक्चर में कि इन्होंने पिछली दफ़ा जब 2 हफ्ते पहले गल्फ़ मुल्कों के साथ सॉरी किया था कि उनके ऊपर जो मिज़ाइल गए, तो उनको जो ईरानी इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया था कि नहीं, उसके बाद भी उन्होंने मारे थे। तो जो मिशकियान साहब है ना, वो हैं, उसके बारे में एक तजिया नगार है हमारे लंदन में, सकलैन इमाम साहब, उनका ये कहना है कि जिस तरह की पावर शहबाज शरीफ के पास है पाकिस्तान में, उसी तरह की पावर जो है मिशकियान साहब के पास है ईरान में। उनका ये कहना है कि वो जो पासदारान इनकलाब हैं या जो खामनाई साहब हैं, वो हार्डलाइनर्स हैं, लेकिन मिशकियान साहब जो हैं वो दरमियान में एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए अब देखना ये है ना, असल सवाल ये है कि ये रात एक फ़ैसला हुआ है ईरान की तरफ से कि ये जो अभी रिसेंटली उनके एक नेवल एक एडमिरल जो हैं, उनको भी उनकी भी शहादत हो गई। तो ईरान ने एक फ़ैसला किया है कि वो और यकीनन उसमें उसके इत्तेहादियों की सोच विचार भी शामिल होगी कि जितने इनके अमरीकियों के बिज़नेस सेंटर्स हैं ना बड़े खलीज में, उनको निशाना बनाना है। और उन्होंने वार्निंग दे दी है। आज रात, शायद कल रात, उन्होंने 8 बजे तक की वार्निंग दी थी इन सारे अदारों के, अमरीकी अदारों के मुलाजमों को कि वो 1 किलोमीटर के फासले पे चले जाएं। अब हमने इनको उड़ाना है। तो फिर सवाल यही है कि जिस तरह से डिप्लोमेसी वर्क कर रही है, ईरान जैसे अमेरिका के साथ बात कर रहा है, या पाकिस्तान के ज़रिए बात कर रहा है, या चीन के ज़रिए बात कर रहा है, तो जो पावर दैट बी है ईरान के अंदर, जिन्होंने फ़ैसला करना है, तो लोग कहते हैं कि मुशकियान साहब उनमें शामिल नहीं है। मुशकियान साहब जो हैं वो एक ढांचा है, ढांचे के प्रेसिडेंट है। सर, जो लंदन और पाकिस्तान में बैठे हुए ईरान एक्सपर्ट्स हैं ना, उनको ये इल्म नहीं है कि पेज़ेश्कियान साहब जो हैं, उन्होंने जब वो स्टेटमेंट दी थी तब सूरत हाल और थी। आज जो सूरत हाल है वो और है। बातचीत पेज़ेश्कियान साहब से हो ही नहीं रही, बातचीत अराक़ची से हो ही नहीं रही, बातचीत इसहाक डार साहब कर ही नहीं रहे। बातचीत हो रही है सेंटकॉम, ISI और IRGC के दरमियान। बिल्कुल ठीक। इन्फॉर्मेशन इन लोगों तक बाद में आती है, टेबल के ऊपर, रूम के अंदर, फ़ोन कॉल पर ये लोग हैं। लिहाजा ये कहना कि बातचीत पेज़ेश्कियान साहब को कुछ नहीं पता, ये मुमकिन है, लेकिन जो साहब इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि बातचीत हो रही है, वो उनसे पूछ कर रहे हैं जिनसे बातचीत हो रही है, जिनसे बातचीत होती और है। ये और जो ख़ासतौर IRGC के बारे में, ख़ासतौर पे मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर बाज़ औक़ात लूप में ना भी हो इन मुल्कों में जहाँ पे पावर स्ट्रक्चर इस तरह के होते हैं, लेकिन वज़ीर ख़ारजा तो लाजमी तौर पे होता है ना, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में भी इसहाक डार साहब जो हैं ISI से या बाकी अदारों से ब्रीफ लेकर जाते हैं। ज़ाहिर है वो साथ साथ ही फिर रहे हैं ना, वो उधर। मगर असल बात यह है कि ये कहना मतलब वो एक जो IRGC के बारे में, वो तो पागल लोग हैं, वो तो नॉर्मल गुफ्तगू ही नहीं करते, वो तो जिसको देखते हैं वो उसको काट खाने को दौड़ते हैं। वो जानवर भी या कोई वैश्य तो नहीं है ना, पागल तो नहीं है वो कि वो जाएंगे और जाके टक्कर ही मारेंगे दीवार में। उनके अंदर भी लोग होंगे ना, अहम ओहदों पर मौजूद होंगे जो दूसरों से अच्छा। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज का IRGC के साथ जो है वो डायरेक्ट राब्ता ना हो, ये मुमकिन नहीं है। सेंटकॉम के साथ, इवन रॉ के साथ हमारे ताल्लुकात राब्ते रहते हैं, तो इनके साथ तो रहेंगे, ये तो हमारे ब्रदर मुल्क हैं, इर्द गिर्द हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन फौज टू फौज जो रिलेशनशिप होता है वो तो मौजूद रहता है। और वो मिसक्रिएंट्स के लिए भी होता है कि भाई ISI को इंटेलिजेंस शेयरिंग तो करनी पड़ेगी ना IRGC के साथ कि यार ये कोई BLA के मुजाहिदीन है, ये कोई हमजा बिन लादेन को कहाँ रखा हुआ है आजकल, ज़रा वो भेजो तो हमें बता के भेजना। ये बातें जो है वो हमें अभी हमारे
DGISPR ने स्टेटमेंट दी थी, हमज़ा बिन लादेन जो है उनके साथ राब्ते में है। तो वो हमज़ा बिन लादेन कहाँ थे? पता है ना, लोगों को पता होना चाहिए, किताबों में लिखा हुआ है कि वो ईरान में रहते थे। उसामा बिन लादेन की शहादत के वक़्त वो पाकिस्तान आ रहे थे, रास्ते में उन्हें पता चला कि उसामा को शहीद कर तो दिया वो गया, तो ईरान वो से चले गए। शहीद तो ख़ैर मतलब जो इन भी, हाँ। इन डबल कोट्स शहीद कह रहा हूँ मैं। तो लिहाजा ये सोच कि जी उनको पता ही कुछ नहीं, वो खोते के खो रहे हैं, वो जो जी में आता है वो बक देते हैं आके टीवी के ऊपर और कोई इस बात का नोटिस ही ना ले। दैट्स टोटल इंसैनिटी। ये वो पर्सपेक्टिव भी है जो कि बुनियादी तौर पर ये है कि पाकिस्तान की जो एफ़र्ट्स हैं और जो गवर्नमेंट की एफ़र्ट्स हैं, पाकिस्तानी फ़ौज की एफ़र्ट्स हैं, उनको एक्नॉलेज ना करने की भी इसके अंदर एक वो है। अच्छा, ये एक मेंटालिटी है, मैं आपको बताऊं, ये मेंटालिटी वर्क कर रही है डोमेस्टिकली पाकिस्तान के अंदर भी, और ये जो गल्फ़ वॉर हो रही है उसमें भी। पाकिस्तान में जितने मैं समझता हूँ कि ये जो इमरान खान लॉबी है ना, जितनी भी, वो चूँकि ये समझते हैं कि अगर इस सारे युद्ध में, इस सारी जंग में इमरान खान नहीं है ना, तो ये जंग ही जाली है, और अगर इमरान खान नहीं है तो कोई नेगोशिएशंस हो ही नहीं सकती। अगर इमरान खान नहीं है तो पाकिस्तान जो है वो तो अमेरिका का एक पिट्ठू है। अच्छा, ये जो एक तासुर है, और उनका ये कहना है कि ईरान आखिरी दम तक लड़ेगा। मैं यहाँ यही कहना चाह रहा था कि एक पूरी लॉबी है जिनका ये कहना है कि ईरान जो है वो कभी भी अमेरिका के साथ मुसालहत नहीं करेगा, और पाकिस्तान जो है वो सिर्फ नौकरी कर रहा है अमेरिका की, जो उनसे गुफ्तगू कर रहा है। ये एक वो दूर बैठे सोच रहे हैं, वो खुद किसकी नौकरी कर रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन वो ये सोच रहे हैं। अच्छा, इसी तरह कुछ लोगों का ये भी ख्याल है, जो पाकिस्तान में भी कुछ दानिश्वर हैं, कि जी ईरान टोटली स्मैश हो जाएगा, अमेरिका जो है वो झंडे गाड़ देगा पूरी रीजन में, और जी। और चीन को भी बता देगा कि उसकी औकात क्या है। अच्छा, वो भी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, रशिया को भी बता देगा। वो भी बरतानिया में बैठे हैं बड़ी तादाद में। वो हैं, लेकिन कुछ इंडिया में भी इस तरह के लोग हैं, कुछ अमेरिका में भी लोग हैं। पाकिस्तानियों की बात पाकिस्तानी जो है वो ये इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। मैं समझता हूँ कि ना तो ये होगा कि भाई 100% अमेरिका को आप उठाएंगे और समंदर में फेंक देंगे वहाँ से उसके इंटरेस्ट को, जाहिर है। तो ना ये होगा कि ईरान स्मैश हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये ईरानियों को ज़्यादा पता है कि उन्होंने अपनी जंग को कैसे लड़ना है। अगर पाकिस्तान कुछ ना कर रहा होता उनके लिए, तो यार वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा उर्दू में अपनी स्टेटमेंट जारी करता, ईरानी प्रेसिडेंट अपनी स्टेटमेंट में पाकिस्तान की तारीफ़ करता। कल जो इतना बड़ा मुजाहरा हुआ, उनके ऊपर इतनी बॉम्बिंग के बावजूद ईरान में जितना बड़ा मुजाहरा हुआ, उसमें ईरानी प्रेसिडेंट और ईरानी वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे, और उन्होंने वहाँ पे पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे। इन यूथियों को या इन आम लोग लहरा रहे थे, और आम लोग, उनको समझ नहीं है कि ये झंडे कैसे आ गए। क्या पाकिस्तान शुक्रिया के नारे लग रहे थे, पाकिस्तान शुक्रिया के नारे लग रहे थे। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट है ना दोनों तरफ, मैं समझता हूँ कि ये अपने अपने एजेंडे पे लगे हुए हैं, ना इनको अमेरिका की समझ है ना इनको ईरान की समझ जी। तो ये अपने किसी एजेंडे पे लगे। वैसे मैं इससे एक स्टेप आगे जाऊंगा, इनको पाकिस्तान की भी समझ नहीं, जहाँ सारी जिंदगी ये रहे हैं। डेफिनेटली ये अपने वो अना के कैदी हैं, और इससे अगर आगे नहीं बढ़ पा पाकिस्तान रहे। की समझ होती तो इनको पता होता कि इमरान खान का टोटल फिनोमेना जो है वो तो मिलिट्री के साथ मिलके ही डेवलप हुआ। ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान आएगा एक दिन को और वो सारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को स्मैश करता हुआ ऐसा लीडर बन जाएगा जो कि सारी दुनिया में। लेकिन देखिए, इन दी एंड आपको बात तो फिर इमरान खान की माननी पड़ती है ना। अब देख लें, अफगानिस्तान में बातचीत ही होना शुरू हो गई है। उनको जूते मारने के बाद बात करना और चीज़ है, उनसे जूते खा के बातचीत करना और चीज़ नहीं। फर्क है बातचीत के मुसलसल जूते मारने की इजाजत देना उस बातचीत में कि मारते रहो, और बल्कि दफ्तर भी खोल लो और फिर भी बातचीत करते रहो, हमें बम ब्लास्ट भी करते रहो, जो मर्जी करते रहो, बातचीत करो। और अब हम कह रहे हैं कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन अगर उधर से हमला होगा तो 7 मिसाइल भी मारेंगे। तो ये 2 मुख्तलिफ तरह की हमने कभी भी नहीं कहा कि हमने बातचीत करनी ही नहीं। हम ये कह रहे हैं कि बातचीत तो हम इंडिया के साथ करेंगे, पहले इनकी तसल्ली करा लें। बातचीत तो हम इंडिया के साथ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, हर वक्त तैयार रहते हैं। अब तो ये हुआ कि एक ज़माने में ये था कि इंडियंस कहते थे कि हम किससे बात करें, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से बात करें या सिविलियन से बात करें। अब पाकिस्तान पूछ रहा है कि हम किससे बात करें, कि वहाँ की
जो सारी की सारी एस्टैब्लिशमेंट और सारी की सारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो एक जगह पे वहाँ पे इकट्ठी हो गई है, और वो एक ऐसी अनरियलिस्टिक ख्वाब देख रहे हैं इज़राइल के साथ मिलके इस रीजन में सरवाइव करने का, चीन के साथ लड़ने का, पाकिस्तान के साथ लड़ने का। वो भी एक तरह से देखें मोदी का फिनोमेना जो है यूथिया फिनोमेना ही है, एक तरह अनरियलिस्टिक वो बड़ा यूथिया ऑन स्टेरॉइड्स। तो वो भी जब रैशनलाइज करेंगे अपने आप को, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, फिर ही उनको अपनी रियलिटी का पता चलेगा। हाँ, वैसे इंडिया में भी बड़ी सलाहियत है गलत साइड को चूज करने की। पहले उन्होंने रूस को चूज किया था, अब उन्होंने अमेरिका को चूज कर लिया, जो डिक्लाइनिंग पावर होती है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। मैं ये जमात इस्लामी के बारे में कहता था, लेकिन ये अप्लाई होता है हर राइट विंग ताकत पे। वो तारीख के हमेशा उलट साइड पे खड़ी होती है। रिएक्शनरीज है ना, रिएक्शनरीज होते हैं, वो रद्द अमल के तौर पे काम करते हैं, वो प्रोएक्टिव नहीं होते, वो कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, वो डिस्ट्रॉय कर सकते होते हैं। और वो इतने मतलब वो क्या कहते हैं तखय्युल जो है ना, वो इतना नहीं, उनका तखय्युल होता है, लेकिन उनका तखय्युल ये होता है कि अगले को मुकम्मल ख़त्म करके हम कुछ नया बनाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होता। वो भी नहीं होता बड़ी उनकी। खैर, इसके ऊपर किसी दिन हम ना आपसे डिटेल में बात करेंगे। किसी दिन हम सारे करंट अफेयर्स छोड़ के ना जमातियों पर बात करेंगे, और जमातियाज ऑफ ऑल इल्क, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे वो जमात इस्लामी में, चाहे वो लेफ्ट में भी हो, चाहे लेफ्ट में हो। नहीं, वो शामी साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी उस दिन। हम उनसे इंटरव्यू कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि जनाब, मैंने कहा कि आपको अंदाज़ा नहीं है, आप जिस इनकलाब को देख रहे थे वो तो नहीं हो सका। तो उन्होंने कहा यार, मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ 70-80 साल की एज में कि ना सुर्ख इनकलाब की कोई बात करनी चाहिए, ना सब्ज़ की, डेमोक्रेसी की बात करनी चाहिए। और ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। इनकलाब जो है ना वो आपको नहीं आया, आप फैक्ट्स है, सच्ची बात है। जो लेफ्ट का इनकलाब था, जो 40 साल से भटक रहा है, अभी तक भटक रहा है, वो कहीं नहीं पहुंच सका। इसी तरह राइट विंग का इनकलाब जो है वो तो अब कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बना ली उन लोगों ने, और हाउसिंग सोसाइटियाँ बना ली। बिल्कुल जी, तो ज़बरदस्त। वो तो, और यूनिवर्सिटियों में अब इजाज़त है साथ साथ बैठने। हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में वो नहीं बैठने देते, लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी में कहते हैं कि हाँ यार फीस लिए तो फिर ये तो शुगल होगा। फाइनली सर, पिछले 2-3 दिन से मैंने चाहा कि हमने भी कल इसके ऊपर गुफ्तगू की थी अपने प्रोग्राम के अंदर। मैंने सोचा कि आपसे भी मैं इसके ऊपर व्यू लूँ। सोहेल अहमद साहब, पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम, अदाकारी, एक्टर, लिखारी, स्टेज के ऊपर, टीवी के ऊपर, ऐसा नाम जो कि पाकिस्तान में एक हाउस होल्ड नेम है, और मज़ीद उसको फिर अजीज़ी के कैरेक्टर ने पिछले 10-12 साल में नौजवान नस्ल को भी उनसे मुतारिफ़ करवाया। मगर एक ऐसा कल्ट भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जो कि ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि कोई सेलिब्रिटी जो है, कोई नामवर शख्सियत जो है, वो उनके महात्मा के चरण छू कर ना निकले घर से रोज़ सुबह, उनकी मूर्ति को जो है वो आरती उतार के, उनके जो है वो आग लेके अपने माथे पर लगा के ना निकले घर से। ये बताइए कि उनके ऊपर अब ये कत्ल करवाना चाहते हैं उनको गालिबन, और उसके लिए ऐसी घटिया किस्म की ज़बान हमने देखी। मैं पीटीआई से एक्सपेक्ट करता हूँ वो, मगर उसमें बड़े बड़े नामवर सहाफ़ी हैं जो कि हमेशा से हमें लगता था कि ये इस हद तक नहीं जाएंगे। उसमें ऐसे वकला हैं जो लम्स से पढ़े हुए हैं, नामवर वकला हैं, ह्यूमन राइट्स की बातें करते थे, मगर वो उस लाइन से वो सब ख़त्म हो गया है। सोच, वो जो रेड लाइंस थी वो ख़त्म हो गई हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? इसके 2 एस्पेक्ट हैं, एक सोशल एस्पेक्ट है और एक आपकी स्टेट की जिम्मेदारी का मामला है। सोशली हम इस कदर एक क्या कहा जा सकता है कि एक एबनॉर्मल, एक बहुत ही एबनॉर्मल सोसाइटी बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। कोई भी गलती हो जाए, हम यूथियों को ब्लेम करते हैं, लेकिन यूथिया एक ऐसी मेंटालिटी है जो कि अब दूसरे तबकों में भी मौजूद है। वो बाद में पता चलता है कि यार ये जाले भी बहुत सारे यूथियों की तरह गालियां दे रहे हैं, और पटवारी भी उसी तरह, यानी उन्होंने अपनी जो लैंग्वेज है ना यूथियों की, डिस्कोर्स ही वो बन गया, वो डिस्कोर्स बन गया बदकिस्मती। और सोशल मीडिया में हर एरा वगैरह जो अपनी इम्पोर्टेंस बनाने के लिए आता है और भाषण देता है, दे के निकल जाता है, लेकिन आम आदमी सोचता रह जाता है, वो उसका विक्टिम बन जाता है उस नैरेटिव का। जी, बात यह है कि गलती बाज़ का हो जाती है। सब एक आप जानबूझ के
तो कोई बंदा नहीं चाहता कि वो किसी कंट्रोवर्सी में आए या किसी तरह से जाए। बाज़ औक़ात आप एक मुआजना करते हुए या कोई गुफ्तगू करते हुए अगर आप एक मिसप्लेस्ड दलील दे देते हैं या आपसे गलती हो जाती है, तो आपको इंसान समझना चाहिए ना। इंसान समझते हुए आप कह सकते हैं कि मुझे इससे इख्तलाफ है, ये नहीं कह सकते कि मैं इसका सर लेना चाहता हूँ या इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। जब हम ये गुफ्तगू शुरू करते हैं अपने समाज में, तो फिर उसकी कोई हद नहीं रहती। सज्जाद साहब, लेकिन ये तो एक, इसमें मेरा छोटा सा मैं इंटरजेक्ट करना चाहूँगा। बात यह है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि नमाज के करीब मत जाओ, लेकिन किन हालतों में मत जाओ वो बता। अगर आप यहाँ से ये आयत को इस तरह उठा लेंगे कि नमाज के करीब मत जाओ, तो उसमें भाई अल्लाह ताला ने मना किया नमाज के करीब जाने से। तो एक बंदा अपना जुमला मुकम्मल कर रहा है, आपने उसमें से 7 सेकंड एक का हिस्सा 4 निकाल सेकंड का लिया। क्लिप निकाला और बाकी सारा का सारा छोड़ दिया। ये क्या, ये इसमें कोई गलत या मिसप्लेस्ड वो क्या कहते हैं, वो नहीं है, नहीं, मैं एनालॉजी नहीं है। नहीं, मैं बेसिकली ये बैड फेथ एक्टर्स हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर फॉर दैट मैटर कुछ लोगों के लिए वो ये समझते हैं कि ये मिसप्लेस्ड है या जी, ये जी, नामुनासिब है या ये गैर मौजू है, जो भी बंदा ये समझता है, वो तभी तो भड़का हुआ है ना, तभी तो ये कैंपेन शुरू हुई है ना। अच्छा, हम एक स्पेस नहीं देते समाजी तौर पे। समाजी क्राइसिस है ये, हमारा बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। यार बात सुने, ये तो अजीज़ी साहब ने तो ये जुमला बोला ना कि यजीद और हुसैन का मुआजना करते हुए, वो उस खातून ने कौन सा जुमला बोला था जिसके जिस्म के ऊपर कुछ अरेबिक हलवा लिखा हुआ था, तो उसको पकड़ के मारने लगे थे। तो ये जो सोशल फिनोमेना ना आपका, जिस तरह आप नीचे गिर चुके हैं, और उसमें हर कोई है, खा लम्स का पढ़ा हो, कोई हार्वर्ड से पढ़ के आ जाए, वो इस पॉपुलर मेंटेलिटी का विक्टिम है हर आदमी। ये एक समाजी प्रॉब्लम। अच्छा, इससे निकलने के लिए रियासत क्या कर रही है? आपने पीका के ऑर्डिनेंस बनाया, ये किया, वो किया, FIA पकड़ के ले जाकर देखें ना कितने लोग FIA ने बिठाए होते हैं बाहर। लेकिन ये जो इस तरह के वॉरियर्स हैं जो कि बदतमीज़ी करते हैं, लोगों के कत्ल होने के फतवे जारी करते हैं, उनको क्यों नहीं टच करती ये रियासत? मैं बता दूं, बदकिस्मती। हाँ, बताएं आप। थोड़े दिनों पहले ना ये सारे के सारे जो थे ना, एक दो के नाम भी ले लूँगा मैं अगर आप कहेंगे तो, इनको बुला के ना दोबारा से थपकी दी गई है कि ठीक है, लगे रहो। इनको थपकी ये दी गई है कि आप हमारे खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, आप हुकूमत को करें। उनको ये पता है कि इनको कुछ नहीं कहा जाएगा। यानी ये जो मैं पहले भी कहता हूँ कि ये जो कवानीन है इस मुल्क है जी, ये सिर्फ इसलिए हैं कि आप किसी ताकतवर को ना हाथ की तरफ ना बढ़ें। बिल्कुल। पब्लिक की ऐसी की तैसी फेर दें, आम आदमी को जो मर्जी पकड़ के आप उसकी पब्लिक लिंचिंग कर दें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप एक बड़े मनसब पे बैठे हुए आदमी को की तरफ मत देखें। ये इसलिए कवानीन है। अगर इसलिए कवानीन है तो फिर सोसाइटी को आप कैसे इस तरह की नीचे गिरती हुई सतहों के ऊपर जाती हुई सोसाइटी के ऊपर आप क्या नोहागरी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? चल, हमारी नोहागरी जारी रहनी चाहिए। हाँ, हमारा एक ही यूनिक सेलिंग पॉइंट जिसे कहते हैं ना मार्केटिंग में USP, हमारा एक ही USP है कि हमारी नोहागरी जारी रहेगी। और मैं, आपकी बात दुरुस्त है कि ये समाज के अंदर जो इल्स हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन बहुत से केसेस में आपको पता है ये जो स्टेटमेंट है सुहेल अहमद साहब का, ये अभी नहीं आया, ये कुछ 2 महीने पहले की 2 एक वीडियो महीने है। पहले का है, लेकिन ये है नहीं, कि मैं इसमें कुछ हाँ, बताना चाह रहा हूँ आपको। और 2 महीने से ये क्लिप जो है वो वायरल है और इस क्लिप को लोगों ने बहुत लाइक किया है। इसके ऊपर उस हॉल के अंदर, वो वीडियो के अंदर भी अगर आप सुनेंगे तो हॉल के अंदर बैठे हुए लोगों ने बहुत तालियां भी बजाई हैं। ये सारा आउटरीच जो है ये कंस्ट्रक्ट किया गया, और ये कंस्ट्रक्ट किया गया है उन्हीं लोगों की जानिब से जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। शहबाज गिल इसमें मुलव्विस है। पाकिस्तान के अंदर से अगर आप उठाएंगे तो वो जो खातून हैं समीना पाशा साहिबा, इस तरह के दीगर अच्छा, अकाउंट्स लेकिन हैं, आपको मैं सदीक जान साहब हैं। इस डार्क पिक्चर का दूसरा हिस्सा दिखाऊं ना, वो क्या है? जब करबला का वाक़या रूनुमा हो रहा था, जब हुसैन और उसके पूरे फैमिली को जिस तरह से यजीद और उसके लश्कर ने ज़िबा कर रहा था,
कितने मुसलमान थे जो उठ के खड़े हो गए थे कि हमने यजीद का और इनका तख्ता उलटना है, और कितने लोग थे जिन्होंने जाके उसकी पावर को चैलेंज कर दिया था। बहुत सारे लोगों ने किया था कूफा के अंदर, लेकिन हकीकत यह है कि ज़्यादातर वो लोग जो बड़ी थे मैसिव ज़्यादातर लोग जो थे वो यजीद के साथ थे। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। अच्छा, आज क्या है? आज के इस ज़माने में क्या है? आज के इस ज़माने में भी यही है कि आपने अपने पूरे मुल्कों को ये बम ब्लास्ट से मार रहे हैं। ये जो इस्लामी आपके जितने जहादी हैं, क्या जहाद और पॉलिटिकल इस्लाम कोई छोटी चीज़ है? नहीं, बहुत खौफनाक चीज़ है। क्या वो पॉलिटिकल इस्लाम, जहाद नहीं, जहाद तो वो क्या वो देखते हैं कभी इसराइल की तरफ कि वो इतने इस्लामी मुल्कों के ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहा है और कहता है आज ईरान को मारूंगा, कल पाकिस्तान को मारूंगा? ये बम्बार्ड कभी इसराइल का रास्ता देखते हैं? नहीं। कभी नहीं देखेंगे। वजह यह है कि मैंने पहले ये कहा कि ना उस वक्त कोई पूरी दुनिया में कोई आगे बढ़ा था, और ये जो मुआविया का ज़माना उसके बाद जो चला था उसको चैलेंज करता कोई नहीं करता। और ना आज ये सारे जो जहादी हैं, ये जहादी अफ़गानिस्तान से उठेंगे, अपने पाकिस्तान में आके अपने मुसलमानों के ऊपर बम ब्लास्ट कर देंगे, इजराइल की तरफ रुख नहीं करेंगे। मसला ये सर कि जो ना चीचनिया के मुजाहिद वहाँ जाएंगे इजराइल में, ना यहाँ पे सारी दुनिया के मुजाहिद आ गए। तो बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने ख्यालात से हमें कमेंट्स में आगाह कीजिए। अली वारसी को फ़िलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।